हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। कल की क्लास में हम लोगों ने अपना जो पार्ट सी का फर्स्ट चैप्टर था दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसके बाद में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आईसीएस एम्स टू अचीव, है ना। इसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, स्कोप ऑफ आईसीएस देखा था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कल कवर कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या है, देखो ये टॉपिक अपना कंपोनेंट्स फॉर आईसीएस। देखो, अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बताता है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर आपको कंट्रोल लगाना है तो उसके लिए आपको बिगिनिंग से एंड तक क्या करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप सोचो आपको पढ़ना है, ठीक है, कि आपको पढ़ाई करनी है। एक बात बताओ, आपके घर में कोई पार्टी है, किसी का बर्थडे है, तो क्या आप वहां पे पढ़ पाओगे? आपको क्या लगेगा, एनवायरनमेंट ही नहीं है, लोग बाहर मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, जो भी है, और मैं यहाँ पे कोने में रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप पढ़ भी लोगे पर आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? बाहर, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, आपको सोना होता है, अच्छा कुछ लोग होते हैं दिन में सोते हैं, वो बहुत मस्त है ना, तो कैसे करते हैं, एकदम रात कर देते हैं, जैसे कर्टेन्स लगा देंगे, गेट बंद कर लेंगे, एकदम कोजी इन्वायरमेंट करके सोते हैं। तो हर किसी को इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे अगर कंट्रोल लगाना है, तो ऐसे नहीं है कि हमने बस जैसे हमारा मन आया बस कंट्रोल लगा के खत्म हो गया, नहीं। हमें कंट्रोल लगाने से पहले से भी कुछ काम करने होंगे, इन्वायरमेंट सेट करना होगा, देन कंट्रोल लगाने हैं, और कंट्रोल लगाने के बाद भी हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो पहले आप इन्वायरमेंट सेट करोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में तो हमारा इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट नहीं होता कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, बट स्टिल कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्मार्ट स्टडी करना पसंद है, कि नहीं, अगर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मान लो 100 पेजेस का है, और ये चैप्टर हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आ रहा है, तो हम इसको छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा भी माइंडसेट होता है। तो ये सारी भी हमें रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है, राइट, कि किस चीज की कितनी रिस्क है। यानी आपकी अगर रिस्क ज्यादा होती है तो आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। कहीं पर हमें लगता है रिस्क कम है, तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, नहीं ध्यान दिया, छोड़ दिया। वो सारी चीजें, वो सब कुछ करना है। उसके बाद आप प्रॉपर पढ़ने बैठोगे, पढ़ने के बाद हम अपना खुद का टेस्ट जो है वो देते हैं, या मान लो हमने कहीं से टेस्ट सीरीज परचेज कर ली तो हम वो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ाई की है आप इवेलुएट कर सकते हो कि अच्छा हमने पढ़ाई ढंग से की है या फिर नहीं की है। तो वो सारी की सारी चीजें जब कंबाइंड होंगी तो ही हम कह सकते हैं हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से वर्क कर रहा है। मतलब आपकी पढ़ाई वहां पे सही से हुई है, आपकी जो कंट्रोल्स आपने लगाए वो सही से ऑपरेट कर रहा है। पूरा बिगनिंग से लेके एंड तक जो काम करना होता है, अब इंटरनल कंट्रोल में हमें वो क्या काम करना होगा, वो हम यहाँ पे किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, CRIM, क्रिम याद कर लो आप, ठीक है। सी 2 बार आएगा, ठीक है, देन आर, देन आई, देन एम। अब देखो, सबसे पहले सी से अपने पास क्या है, सी से अपने पास है कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसके बाद में आएगा आर, आर अपना क्या रहेगा, रिस्क असेसमेंट। देन सी इज कंट्रोल एक्टिविटीज, जो अपना एक और सी था। आई है अपना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और लास्ट में जो अपना एम है, वो एम क्या रहेगा, एम रहेगा मॉनिटरिंग। तो ये 5 आपके कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हुए, फर्स्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, देन कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो आपका पूरा सिस्टम है, एंड देन फाइनली मॉनिटरिंग। ये सारे आप काम कंबाइन करोगे तो ही आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा ऑपरेट कर सकता है। चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं जो अपना फर्स्ट कंपोनेंट है। अपना फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। देखो, जैसा हमने बात की कि आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट सेट करना है। आपको रूम में जाना है, आप लॉक करके बैठ जाओ, कैसे भी करके बैठ जाओ, शांति चाहिए। अगर अच्छा, कुछ कुछ लोग होते हैं कि जिनको मतलब अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको पीछे म्यूजिक चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अपन नोट्स लिख रहे हैं
या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब उनका वो एनवायरनमेंट क्या है, हमें तो म्यूजिक चाहिए, वरना हम बोर हो जाते हैं, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमें नींद आती है। तो उन लोगों का वो एनवायरनमेंट है। किसी किसी का क्या होता है, बिल्कुल शांति चाहिए, हमें म्यूजिक भी नहीं चाहिए, किसी की आवाज भी नहीं चाहिए। हम मम्मी को पहले ही बोल देते हैं बीच बीच में आना मत, खाने के लिए मत पूछना, हम खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है कि हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सो सबसे पहले आपको किसी भी चीज के लिए क्या रहता है, आपको इन्वायरमेंट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या बोला यहाँ पे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी क्या आएगा, फैक्टर्स दैट सेट द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टोन एट द टॉप। देखो, इन्वायरमेंट सेट करना जो है ना, वो वही कर सकता है जो टॉप लेवल पे, जिसने कंट्रोल्स बनाए हैं, क्योंकि आपने कंट्रोल बनाया है। और आप चाहते हो कि आपके जो भी कलीग्स हैं या जो भी आपके मतलब लोअर लेवल के लोग हैं वो उसको फॉलो करें, तो आपको खुद को एनवायरनमेंट सेट करना होगा। तो जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको एनवायरनमेंट सेट करना होगा, लोअर लेवल वाले उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो आपका लीडर है, आप उसी को तो देखोगे कि अच्छा इसने ये चीज बोली है तो हम भी वही चीज। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ कुछ जो कंपनीज होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कमाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट चाहे एथिकल मीन से आए, चाहे प्रॉफिट अनएथिकल मीन से आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग। तो एथिकल अनएथिकल, आप ब्राइबरी दे रहे हो, करप्शन कर रहे हो, कुछ भी उल्टी फुल्टी चीजें आप कर रहे हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हो, वो सारी चीजें आप कर रहे हो, बट प्रॉफिट तो आ रहा है ना। आपका वो भी एक टोन हो सकता है कि भाई तुम तो मतलब एम्प्लॉयज को क्या बोल दो, प्रॉफिट कमा लो। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको क्या रहता है, नहीं पैसे कम आ जाएंगे बट एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हम किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, ब्राइबरी हमें नहीं लेनी है, क्वालिटी हमें एकदम टॉप नॉच रखनी है, प्राइसेस रीजनेबल चार्ज करने हैं। तो किसी किसी का वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। ऑनेस्ट होना चाहिए सब कुछ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए काम करने के लिए। वो सब चीजें इन्वायरमेंट सेटिंग में आएगी, ठीक है। देखो, क्या बोला, इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर ऑल द अदर कंपोनेंट। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपके एनवायरनमेंट। जैसा आपका एनवायरनमेंट है आप उसी तरीके से कंट्रोल लगाओगे। देखो, क्या बोला, इसमें 7 फैक्टर्स आपके पास आते हैं। इसको लर्न करने के लिए ट्रिक क्या है, देखो, इचम्बो बोल लो, ठीक है। देखो, क्या बोला, सबसे पहले आई। आई क्या है, आपका इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। हमें हमेशा ऑनेस्टी मेंटेन करनी है और हमें हमेशा एथिक्स। देखो, ये जो बोल रहा है ना, ये सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली लोग कुछ और भी एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं, मतलब जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है, वो उनकी चॉइस है, बट हम तो सजेस्ट क्या करेंगे, एथिकली काम करो, ठीक है। अनएथिकल काम करोगे, पकड़े जाओगे, पेनल्टी आएगी, ठीक है। तो वो चीजें हमें करनी क्यों है। हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एथिकली ऑपरेट करो। सेकंड क्या आता है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। आपको याद होगा, कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनको फ्रॉड करना है तो वो वहां पे ऐसे एम्प्लॉयज को रख रही होती हैं जो एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते। क्यों, फ्रॉड को पकड़ ही नहीं पाएंगे। आपके पास ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो आपको लग रहा है इसमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है, आपने उसको किसी और फील्ड में डाल दिया, ठीक है। अब जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, अब जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, अब मुझे आप बोल दो कि आप तो क्या पढ़ा लो, प्रैक्टिकल, या किसी प्रैक्टिकल वाले फैकल्टी को आप क्या बोल दो, थ्योरी पढ़ा दे। मिसमैच हो जाएगा ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगी चीजें। तो वो वाली चीज हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ कर लो, मैनेज करने के लिए ह्यूमंस तो चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे आपको काम करना है, उनकी रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये सारी की सारी चीजें, एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, ए क्या है, अथॉरिटी। देखो, आपको अथॉरिटी देनी, जैसे कल हमने बात की थी कि आप क्या दोगे, अथॉरिटी। अथॉरिटी के कॉन्सिक्वेंटली क्या दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन क्या क्रिएट करोगे, अकाउंटेबिलिटी। तो ये आप टोन सेट कर रहे हो, जिसको आपने जितनी पावर दी वो उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल भी होगा वो काम करने के लिए। तो अथॉरिटी जितनी देनी है उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। पावर बहुत दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, वो भी गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, काम करने की पावर ही नहीं है,
तो काम कंप्लीट कैसे करेगा पर्सन? सो दोनों बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम, मैनेजमेंट की फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। मैनेजमेंट किस तरीके से काम करना चाहता है, सेंट्रलाइजेशन करना चाहता है कि भाई पूरी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास में हो, डिसेंट्रलाइजेशन कि हम डेलीगेट कर रहे हैं पावर को, कैसा काम करने का तरीका है। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कि जो भी आपके लोअर लेवल के मतलब लोग होते हैं, पर्सनल होते हैं, आप उनको इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में, मतलब जिसको वो एक्चुअली काम करना है उसका अगर आप इन्वॉल्वमेंट लोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिकॉज उन्हें क्या आएगा, सेंस ऑफ ओनरशिप कि अच्छा इस काम में कैसे होना चाहिए, ये काम हमसे पूछा गया है, हमने एडवाइस दी है और हमारी एडवाइस मानी गई है। तब आपने कुछ काम करने की एडवाइस दी तो आपको करना ही पड़ेगा वो। तो एक तरीके से जो भी आपका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग स्टाइल है वो चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी है। बी, बोर्ड या एसी, एसी है ऑडिट कमेटी। बोर्ड और ऑडिट कमेटी का पार्टिसिपेशन होना, इन्वॉल्वमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। आप जो है आप ही तो कंट्रोल बनाओगे, मतलब बोर्ड या ऑडिट कमेटी ही तो कंट्रोल बनाएगी। कंट्रोल बना के, जैसे कल याद है हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, तीनों चीजें होनी चाहिए। कंट्रोल बनाकर छोड़ दोगे वो भी नहीं होना है, आपको बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कराने के बाद मेंटेन करवाना है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, किसका? बोर्ड का एज वेल एज ऑडिट कमेटी। और लास्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हिरार्की कैसी है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, किसको रिपोर्टिंग करनी है इंटरनली, वो सारा आपका स्ट्रक्चर प्री प्लान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्या बोली है, आईसीएस का अडॉप्शन, कि जैसे हमने कल ही बात कर ली थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको आपको अडॉप्ट करना है, कैसे कंट्रोल्स होंगे, कैसा इन्वायरमेंट होगा, वो किसका काम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रस्टीज, मैनेजमेंट। ट्रस्टीज हम उन्हीं को बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखो क्योंकि कंपनी स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। पैसा किसका लगा हुआ होता है? शेयर होल्डर्स। और उस पैसे को मैनेज करने का काम किसका रहता है? डायरेक्टर्स का। तो वो एज ट्रस्टी शेयर होल्डर्स का पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स जो है वो अच्छे खासे आने चाहिए, तो वो सब चीजें वो मेक श्योर करेंगे। तो उनका ही ड्यूटी बनती है, मतलब बोर्ड की, ट्रस्टी की, मैनेजमेंट की, कि आप कंट्रोल्स को एप्लीकेबल करवाओ। तो ये अपना हो गया फर्स्ट, टोन एनवायरनमेंट सेट करना। अब हम चलते हैं सेकंड पे। देखो सेकंड आपका क्या रहेगा? रिस्क असेसमेंट। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? रिस्क असेसमेंट की। तो किसी भी चीज के लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि उसकी रिस्क का लेवल क्या है। जैसे एक बात बताओ, आपके बीकॉम के एग्जाम्स होते हैं, आप क्या बीकॉम के एग्जाम्स में उतना पढ़ते हो जितना आप सीएमए के लिए पढ़ते हो? पॉसिबल है? कोई बच्चा बीकॉम के लिए आपने सुना हो कि वो 6 महीने पहले से पढ़ने बैठ गया? अच्छा उनकी बात मत करना, जो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे वो कोचिंग जाते हैं, आपने सुना होगा बीकॉम की कोचिंग जाते हैं। बट ये हमें सबको पता है, बीकॉम की कोचिंग जा रहे हैं तब भी वो 2 घंटे वहां पे पढ़कर आ रहे हैं, घर आके कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, अगर कोई पढ़ रहा है तो या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, बीकॉम हमें पता है ऐसे ही हो जाता है। सो हर कोई वही 1 वीक सीरीज लेकर आता है, एक दिन पहले पढ़ लेता है, कोई 2 दिन पहले पढ़ लेता है, दैट्स इट। बिकॉज हमें पता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, पेज भर के आओ क्लियर हो जाएगा। सो वहां पे देर इज नो नीड कि हम इतने इतने टाइम पहले से पढ़ें या क्लासेस लें या टेस्ट दें, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वही अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, हम सी एस सी एस सी एम ए कर रहे हैं, अब उसमें आप बोलोगे हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, तो आपको पता है कि भाई पूरा साल पढ़ने के बाद भी हम क्लियर नहीं कर पाते, इंडिविजुअल 40 आ गए तो एग्रीगेट नहीं आ पाते, कितनी प्रॉब्लम्स है। तो जब आपका इतना टाइम पढ़ के भी क्लियर नहीं हो पा रहा, सो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप एक दिन या 2 दिन या 1 महीना पहले पढ़ के क्लियर कर लोगे? नहीं, ठीक है। सो आपने वहां पे क्या किया? रिस्क असेसमेंट। आपने देखा बीकॉम की रिस्क इज वेरी लो, तो वहां पे आपका एफर्ट, आपका कंट्रोल कम हो सकता है। बट सीएमए की, सीए की, सीएस की रिस्क इज वेरी हाई। सो वहां पे आपका जो कंट्रोल का लेवल है, वो कंट्रोल का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सो वो कंट्रोल का क्या लेवल होगा? हाई होगा, मॉडरेट होगा, लो होगा? वो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें रिस्क पता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क है। तो कंपनी के लिए देखो जो रिस्क है ना, वो 2 टाइप से आ सकती है, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क जहाँ पे कंपनी का कंट्रोल नहीं चलता, ऐसे फैक्टर जो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं, विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। और जो आपकी इंटरनल रिस्क होती हैं वो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाली ही रिस्क
होती है। जैसे अगर हम आपकी बात करें, सिलेबस चेंज हो गया, रिस्क है, पर क्या ये आपके कंट्रोल में थी? नहीं। आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने टाइम पास करा, आप ज्यादा सो गए, वो इंटरनल रिस्क है। ठीक है, चलो। रिस्क में इफेक्ट एन एंटिटीज एबिलिटी टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, रिकॉर्ड, प्रोसेस, समराइज एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल डेटा। रिस्क जो है, रिस्क क्या है? एक अनसर्टेनिटी, जिससे चांसेस है कि आपका कोई लॉस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। रिस्क श्योरिटी वाली चीज नहीं है। रिस्क क्या मतलब? मे हैपन और मे नॉट हैपन, कोई इवेंट अनसर्टेन है। उसकी वजह से आप डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे या आपका लॉस हो जाएगा, वो सारी चीजें। कुछ एग्जांपल्स है, देखो। चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए। आपने पढ़ा होगा पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, देन एनवायरनमेंट वाली सारी चीजें होती है। ठीक है, और लीगल एनवायरनमेंट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में चेंजेस आए। उसकी वजह से, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपको भी ऑब्वियस सी बात है, आजकल सब कुछ है वो एआई से हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। तुम वही मैनुअल अटके रहोगे तो क्या तुम डेवलप कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रिस्क है, रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो कंट्रोल लगाओगे। रिस्क को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो आप कंट्रोल लगा सकते हो क्या? नहीं। न्यू पर्सोनल, अच्छा आपने पहले से कोई स्टाफ रख रखा है, अब वो स्टाफ छोड़ के जा रहा है, तो अब नया स्टाफ आएगा। अब आप उस नए स्टाफ को, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो वो एक ही दिन में आके पूरा काम संभाल लेगा? पॉसिबल नहीं हो पाता, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमें उसको जो ट्रेनिंग देना है, जो कुछ भी करना है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसको सीखने में बहुत टाइम लग गया, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स उतने नहीं हो पाए जितने एक्सपेक्टेड थे। तो वो सारी चीज़ें हैं। रैपिड ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं, ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी, अगर ये है तो रिस्क ही ना। मतलब आपने अगर सही टाइम पे इनको, मतलब अपॉर्चुनिटीज को आपने कन्वर्ट नहीं किया आपके बिजनेस में, तो वो आपके लिए नेगेटिव भी प्रूव हो सकती है। वही वाली चीज है। प्रोडक्ट, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है फ्लॉप हो जाए, तो दोनों चीजें हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर किया आपने, टेक ओवर हो गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ये सारे डीमर्जर वाली चीजें आ जाएंगी। फॉरेन आपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करे, तो हो सकता है कि आपने फॉरेन में ब्रांच खोली, बहुत अच्छी चल गई, हो सकता है नहीं भी चले। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने चेंज किए। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिस्क हैं जो कि आपके, मतलब और भी होती है बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये रिस्क को आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको एनालाइज नहीं करोगे तो आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। देखो रिस्क में ना, हमें आगे भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक काफी आता है। रिस्क में सबसे पहले आपको रिस्क को करना होता है आइडेंटिफाई। स्टेप वन क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। रिस्क आइडेंटिफाई करो, इसके बाद में आप रिस्क को क्या करो? एनालाइज एंड असेस। यानी आप रिस्क को वैल्यू दो। जैसे वेरी हाई रिस्क है, जैसे हम क्रिटिकल भी कहते हैं, या हाई है, या फिर मॉडरेट है, या फिर लो है। तो ये सारी चीजें आप करो, उस अकॉर्डिंग आप कंट्रोल लगाओ। एंड देन फाइनली आप रिस्क को क्या करो? मिटिगेट करो, हैंडल करो, मैनेज करो, रिड्यूस करो। ये सारे वर्ड्स हम कह सकते हैं। रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती। हम यहाँ पे मिटिगेट या रिड्यूस ही वर्ड यूज करेंगे, एलिमिनेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एलिमिनेट होने का मतलब है जीरो। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? तुम कितनी पढ़ाई कर लो, क्या तुम ये कह सकते हो कि मैंने तो है ना बिना सोए, मतलब पूरा एक महीना एक एक घंटे की स्लीप पे सरवाइव करके पढ़ाई करी है? क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम क्लियर हो जाओगे? मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो तुम उस टाइम पे बीमार हो गए, कुछ भी चीजें हो सकती है ना। क्या हम 100% श्योर हैं कि हम पास हो ही जाएंगे इतना पढ़ने के बाद? नो। क्योंकि आपकी रिस्क, आप कुछ भी कर लो, एलिमिनेट नहीं हो सकती। एलिमिनेट कब होगी? एग्जाम ही मत दो। एग्जाम ही नहीं दिया तो ना तो पास होगे ना फेल होगे, वो काम ही छोड़ दो, तो रिस्क ही खत्म हो जाती है। अगर आप वो काम कर रहे हो तो रिस्क रहेगी। हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट जीरो नहीं कर सकते। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। चलो, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? कंट्रोल एक्टिविटीज। देखो कंट्रोल एक्टिविटीज कुछ नहीं है, आपके एक्चुअल जो आप कंट्रोल लगाओगे, एक्चुअल कंट्रोल आप लगाओगे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प टू एड्रेस रिस्क अफेक्टिंग।
जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई की, अब हम रिस्क आइडेंटिफाई की है तो कंट्रोल लगाने पड़ेंगे ना, कंट्रोल लगाओगे तभी तो आप अपनी रिस्क को मिटिगेट कर पाओगे। अच्छा, इसको याद करने के लिए क्या है, पिप्स, ठीक है। ये सारे छोटी छोटी चीजें जो है ये आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें से क्या रहता है कि आपको ना याद रहेगा, तो जितने पॉइंट्स आप लिख कर आओगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अवॉइड करना पैराग्राफ्स, कि पैराग्राफ बड़े बड़े मत लिखना, मैक्सिमम पॉइंट्स में आंसर करना है हमें, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपका बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा। सबसे पहले है पी, परफॉर्मेंस रिव्यू, रिव्यू ऑफ एक्चुअल अगेंस्ट बजट। बजट क्या होता है, हमने पहले से डिटरमाइन किया है कि हमें ये चीज ऐसे ऐसे करनी है, इतना अपना कॉस्ट आएगा, इतना एक्सपेंस आएगा, जो भी सारी चीजें हैं। और एक्चुअल क्या हुआ, उनको क्या करो, कंपेयर करो, कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करा है क्या उससे एक्चुअल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज उसको फाइंड आउट करो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, देखो बिजनेस में बहुत सारी डेटा होती है और हमें उस डेटा को चेंज करना होता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखो सबसे पहले आप जैसे मान लो अगर आपने कोई सेल की इनवॉइस बनाया, अब एक बात बताओ कि आप उस इनवॉइस से डायरेक्टली आपका P&L बैलेंस शीट में डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं। आप पहले उस डेटा को किस में कन्वर्ट करोगे, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड P&L, देन बैलेंस शीट। तो एक प्रोसेस है ना रॉ डेटा को कन्वर्ट करने का इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी तो एक काम करोगे, प्रोसेस करोगे। वो सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट, एंड जिसके पास अथॉरिटी है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, वो ही बंदा उस इंफॉर्मेशन पे काम करेगा। नेक्स्ट, फिजिकल कंट्रोल्स, फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। असेट जो भी है, असेट का कंट्रोल हर किसी के पास मत दो, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही असेट का कंट्रोल होना चाहिए जिनके पास अथॉरिटी हो। ये भी हमने कल ही बात की थी, सेग्रीगेशन। तो ये कुछ नया पार्ट नहीं है, ये वही चीज है, जो भी आप कंट्रोल्स अप्लाई करोगे वो सारे के सारे कंट्रोल्स ही क्या माने जाएंगे, आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज में माने जाएंगे। चलो, अब आते हैं हम लोग फोर्थ कंपोनेंट पे। अपना जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर बात की थी ये था ना पिप्स वाले में आए, इंफॉर्मेशन वाला, उसी से रिलेटेड है ये। देखो क्या बोला, यहाँ पे क्या आएंगे, मेथड्स सॉरी, methods and records established to record, process, summarize, report transactions to maintain accountability। यानी यहाँ पे सारे मेथड्स आएंगे बेसिकली, जो क्या काम करेंगे, रिकॉर्डिंग का काम करेंगे, प्रोसेसिंग का काम करेंगे, समराइजिंग का काम करेंगे, रिपोर्टिंग का काम करेंगे। आपको याद है हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग यही तो होती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो मॉनेटरी है या नहीं है, रिकॉर्ड करो, समराइज करो, क्लासिफिकेशन करो, देन प्रेजेंटेशन करो, उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करो। वही सारी चीज हमें बता रखी है, ठीक है। सो वही सब चीजें, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो कि कौन सा काम किस पर्सन का है। सबसे पहले देखो क्या बोला, आइडेंटिफाई ऑल वैलिड ट्रांजैक्शन, जो भी वैलिड ट्रांजैक्शन है फालतू के एलिमिनेट कर दो, जो वैलिड है उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। डिस्क्राइब ऑन अ टाइमली, देखो हर काम टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। अपना अक्रूवल कंसेप्ट चलता है अकाउंटिंग में, ऐसा तो है नहीं कि जब कैश आएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, वो कैश बेसिस होता है, उस पर नहीं करना हमें। टाइमली, अगर कोई ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया, रिकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। मेजरमेंट करो, वैल्यू प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करो, वही चीज है। प्रॉपरली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करो, जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स को मानते हुए, जैसे अपने इंड एस एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स को मानते हुए रिपोर्ट करो। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड रिपोर्टिंग हर एरिया में, जैसे अभी जो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल डेटा होती है। अपने जो अपन लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पे हम कितना सब कुछ पढ़ते हैं कि आपकी जो भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रही है उसकी रिगार्डिंग भी रिपोर्टिंग होती है, उसके रिगार्डिंग भी हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सब चीजें आएंगी। फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, कंप्लायंसेस हो, हर डेटा का इन्वॉल्वमेंट होगा। और लास्ट में अपना क्या आता है, मॉनिटरिंग। ये भी हमने जो बात की थी डेफिनेशन में, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो वो मेंटेनेंस कैसे होगा, जब आप मॉनिटर करोगे कि अच्छा हमने कंट्रोल लगाया, क्या ये सही तरीके से ऑपरेट कर भी रहा है या ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। सो वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि कंट्रोल ऐसे ऑपरेट होना चाहिए, जैसे अगर अपन अपना एग्जाम्पल ले, आपने डिसाइड किया कि आज मुझे कैसे भी करके
6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं कितने घंटों में, मान लो 8 घंटों में। अब आपने 8 घंटे में अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 चैप्टर्स कंप्लीट किया, आपका टारगेट था 6 चैप्टर्स का, आपने 4 कंप्लीट किए, तो डेफिशिएंसी डेविएशन कितने का आया, 2 का। अब उसके रीजंस फाइंड आउट करो, वो 2 क्यों नहीं कर पाए। कोई आ गया था आपका, कोई मतलब आपको मान लो हेल्थ ठीक नहीं लग रही थी, हेडेक हो गया, कुछ हो गया, या आपने टाइम वेस्ट किया, फोन चलाया, या फ्रेंड से मिलने चले गए, या नेटफ्लिक्स, कुछ भी रीजन फाइंड आउट करो एंड देन उस रीजन को एलिमिनेट करो। तो वो सब मॉनिटर करके एलिमिनेट करो जो भी डिस्क्रिपेंसीज आई है उसको। तो असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ आईसीएस, देखो इसमें 3 लेवल्स बताए हैं कि जो हम कंट्रोल्स को चेक करेंगे वो 3 लेवल्स में चेक करेंगे। जैसे पहला क्या है, आपका इंटरनल चेक, ये हमने कल ही एग्जाम्पल लिया था। इंटरनल चेक में याद करो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, एक पर्सन का काम सेकंड पर्सन चेक कर रहा है, और वो जो सेकंड पर्सन काम चेक कर रहा है वो अलग से बैठ के काम चेक नहीं कर रहा है, ही इज चेकिंग योर वर्क बाय परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। वो अपना काम कर रहा है, जैसे ए था, बी बना रहा है लेजर, तो बी लेजर बना रहा है, वो उसका काम है, और उसको लेजर बनाते हुए का काम चेक करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड है टॉप मैनेजमेंट, या आपका हम कह सकते हैं जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो चेक करेंगे विद इन द कंपनी ओनली। और तीसरा इंटरनल ऑडिट। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट, जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में सब कुछ इंटरनली हो रहा है। सो हमने इंटरनल चेक किया, दैट इज ऑल्सो इंटरनल। देन हमने टॉप मैनेजमेंट से चेक करा है, टॉप मैनेजमेंट भी कंपनी का ही पार्ट होता है। और तीसरा क्या बोला यहाँ पे, इंटरनल ऑडिट, वो भी कंपनी खुद के लेवल पे ही कराती है, और इवन एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, जो इंटरनल ऑडिटर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये अपने कंपोनेंट्स यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपना क्या था, क्रिम, सबसे पहले सी कंट्रोल एनवायरनमेंट, देन आर रिस्क असेसमेंट, देन सी कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग। ठीक है, सो अगर आप हिंट से याद करोगे तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अपना क्या है, कोसो। ये जो टॉपिक है ना, तुम ये मानो कि ये टॉपिक हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये टॉपिक अपना ऑलरेडी 90% कवर हो चुका है। अब कैसे हो गया, हम तो उसको पहली बार पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बताया है, कोसो का फुल फॉर्म देखो क्या है, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। ये एक कमिटी है। देखो क्या होता है कि कोई टॉपिक, अब तुम देखो इंटरनल कंट्रोल, तो क्या तुम कह सकते हो इंटरनल कंट्रोल सिर्फ इंडियन कंपनीज में चाहिए या सिर्फ फॉरेन कंपनीज में चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एब्सोल्युटली। तो जब हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो कंपनी इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, उसकी कोई भी कंपनी हो, उसमें इंटरनल कंट्रोल चाहिए। ठीक है, सो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बेसिकली कंट्रीज जो हैं, वो आपस में क्या करती हैं, मिलके एक टाइप का रिकमेंडेशन देने के लिए एक तरीके की कमीशन बना लेती हैं। जैसे कुछ लोग इंडिया से आए, कुछ लोग किसी फॉरेन कंट्री से, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के लोग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तुमने टैक्स में पढ़ा होगा, ट्रीटीज वगैरह बना रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रीटीज वगैरह नहीं है, यहाँ पे बेसिकली वो सब कंबाइन होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जैसे एनजीओ के फॉर्मेट में भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग टॉपिक्स पे रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, जैसे अभी अपना आगे एक चैप्टर आएगा उसमें भी हम ऐसा सिमिलर टॉपिक पढ़ेंगे। सो वो रिकमेंडेशंस देती है, जैसे आपका टॉपिक ले लो आप इंटरनल कंट्रोल, अब वो इंटरनल कंट्रोल पे रिकमेंडेशन देगी कि अच्छा ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसका ये मीनिंग है, इसका ये इंपॉर्टेंस है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, रिकमेंडेशन दिया। अब जिस जिस कंट्री को वो ठीक लग रहा है अपनी कंपनीज के लिए, वो कंट्रीज को अडॉप्ट कर सकती है। रिकमेंडेशन है मतलब मैंडेटरी तो है ही नहीं, आपको ठीक लगता है आप अडॉप्ट कर लो। आपको लगता है कि 5 पॉइंट्स ठीक है, लास्ट के 3 पॉइंट्स अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं वैलिड है, ठीक है, मॉडिफाई कर लो। सो उस तरीके से देखो एक बार पढ़ते हैं। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर जॉइंट इनिशिएटिव हुज एम, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एनालाइज, इंस्पेक्ट एंड मेक रिकमेंडेशन। देखो ऑब्वियस है, अगर आप किसी भी चीज पे रिकमेंडेशन दे रहे हो तो आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप रिकमेंडेशन दोगे तो वो फालतू ही होंगी। सो सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, देन हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन देंगे। सो बेसिकली जो कोसो है वो
तीन एस्पेक्ट्स के बारे में देते हैं रिकमेंडेशन। ईआरएम, ईआरएम क्या है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आईसीएस अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंड फ्रॉड डिफरेंस, फ्रॉड को होने से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, देन डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बट हमें अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली कौन सा पढ़ना है? आईसीएस, अपने सिलेबस में ओनली आईसीएस वाला टॉपिक ही है। देखो क्या बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट इशू की और उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले दे डिफाइंड आईसीएस। अब आईसीएस की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट मीनिंग वही है। और इंडिया ने भी बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे कॉम्पोनेंट्स कह लो, ये कॉम्पोनेंट्स हमने कोसो से ही अडॉप्ट करे। सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो वो रिकमेंडेशन से ही हमने अडॉप्ट करा, तो मीनिंग वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सेम मीनिंग रहेगा जो अपन अभी पढ़ कर आए, उन्होंने भी वही मीनिंग दिया है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके। गिव 5 इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स, हम पढ़कर आए, इन्होंने कॉम्पोनेंट्स दिए, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, तो हमें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि आप कॉम्पोनेंट लिखो, तो भी आप वही लिखोगे। आपका क्वेश्चन कोसो के अकॉर्डिंग आता है कि कोसो ने क्या कॉम्पोनेंट्स दिए हैं, कोई बात नहीं, हेडिंग बना के कॉम्पोनेंट्स तो सेम ही आएंगे, बस आपको ये लिख देना है कि ये कोसो ने एलिमेंट्स दिए हैं। तीसरा, इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, ये एक हमें देखना होगा, वैसे कुछ नया नहीं है तो सिंपली, बट इंटरनल कंट्रोल के 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं किसने? कोसो ने। देखो पहला क्या बोला? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव, यानी एक कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा के ये 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है। कौन कौन से? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मैंने कल भी बताया था, डे टू डे ऑपरेशंस, और 2 वर्ड क्या लगा देना? इफेक्टिव, एफिशिएंट। दे रिवॉल्व अराउंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशंस इफेक्टिव होने चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमने डिसाइड करा है। एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मींस मैक्सिमम आउटपुट बट विद मिनिमम वेस्टेज। वेस्टेज कम से कम, कॉस्ट कम से कम आए, बट आउटपुट शैल बी मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में जो भी लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर्सोनल हो गया या आपका नॉर्मल जो भी, उसके रिव्यू करो कि परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बेकार। जैसे आप लोग भी पढ़ते जा रहे हो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे कि आप जान पाओगे कि आप किस लेवल पे हो? नहीं, तो हमें भी परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ता है। फिजिकल सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, असेट्स आपके जो भी हैं, हम चाहते हैं असेट्स सेफ्टी से रहे। सेम चीज है, 10 बार रिपीट हुई है, कल भी हमने पढ़ा था। असेट का क्या होना चाहिए? वही अनऑथोराइज एक्सेस से हमें प्रिवेंट करना है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब चीजें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें देना है। रिव्यू एंड अप्रूवल किसी भी ट्रांजैक्शन का, मतलब सेग्रीगेशन में सेम चीज है। तो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है, वो आईसीएस जो है वो उन कंट्रोल्स को, सॉरी, उनके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आप याद करो, जो डेफिनेशन में 4 ऑब्जेक्टिव्स थे ना, कौन कौन से थे? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, वो कवर हो गया। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस, वो भी कवर हो गया। एक था अपना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ गया, ठीक है। एक था अपना लास्ट कंप्लायंस विद लॉज, वो अपना कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। मतलब उसी के ही हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज है। देखो रिपोर्टिंग आप जो करोगे, वो रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, ट्रांसपेरेंट, टाइमली। आप जो भी चीज रिपोर्ट करो, हम ट्रस्ट तो कर पाए। मैंने आपको कोई चीज बताई, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि इस बार आपके जो जून वाले एग्जाम्स है वो जून में नहीं होंगे, वो अगस्त में होंगे। अब मान लो, मान क्या लो, ऑब्वियस सी बात है, मैं गलत ही बोल रही हूँ, तो अब तुमने मेरी बात मान ली, तुम तो मजे में हो, तुम 2 महीने छुट्टी मारने चलेगा कि भाई एग्जाम तो अगस्त में होंगे, अभी जून में नहीं हो रहे हैं। अब फिर तुम किस पे ब्लेम करोगे? क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग जो है वो कैसी है, वो रिलायबल नहीं है, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, अब तुम पछताओगे, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर पहुंच जाएगा, तो 6 महीने वेस्ट हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? बिकॉज मैंने कुछ गलत चीज बोली। सो ऑब्वियस सी बात है, आगे फिर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा मेरी बात पे। सो रिलायबल होनी चाहिए, जो भी आप चीज रिपोर्ट कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, सब बातें बतानी है, कुछ भी चीज आपको छुपाना नहीं है। जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं
जो उनको लगता है ना कि अच्छा ये चीज जो है ना उनके लिए रेलेवेंट है, कि हाँ ठीक है उसको बताने से उनका फायदा होगा, तो वो चीज बता देते हैं। और जो लगता है कि नहीं यार ये चीज बताऊंगा तो मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसमें, या ये बताने से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं बातें। जैसे मान लो दो लोगों की कॉन्वर्जेशन हुई, तो वो ये तो बता देगा कि भाई सामने वाले ने क्या बुराई करी आपकी, पर वो ये नहीं बताएगा कि अच्छा आपने भी तो सपोर्ट किया होगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक सामने वाला कैसे इन्वॉल्व होगा, वो कैसे बोलेगा, आपने भी तो ऑब्वियस सी बात है चिंगारी लगाई होगी। वो नहीं बताते वो लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की बातें बताओ तब ट्रांसपेरेंसी आएगी। टाइम पे काम करना है, रिपोर्टिंग ठीक है, फाइनेंशियल भी होगी, नॉन फाइनेंशियल भी होगी। अच्छा इसमें भी सेम ही चीजें हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए ऑथराइजेशन का होना इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस बंदे के पास अथॉरिटी है वही पर्सन ऑथराइज्ड होगा, वही रिपोर्ट कर सकता है। रिव्यू एंड अप्रूवल, वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन, मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा, अगर मान लो एक डेटा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी है, एक डेटा हमने मतलब मान लो इनवॉइस है, वो मैच ही नहीं हो रहा, इनवॉइस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच ही नहीं हो रहे, तो वो डेटा ऑब्वियस सी बात है रिकंसाइल नहीं हो रही। जैसे आपने बीआरएस पढ़ा होगा, अपनी कैश बुक को हम मैच करते हैं पासबुक, तो वो रिकंसाइल अगर नहीं हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। अब देखो तुम ये जो चीज है ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये भी तुम देख लो हर टॉपिक में आ रहा है, क्योंकि ये मेन हम कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आईसीएस का, तो ये भी आप सब जगह पे लिख सकते हो। तीसरा आता है कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। कंप्लायंस यहाँ पे आ जाए मतलब जो भी आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो सब के सब आपने टाइम पे कंप्लाई किए हैं नहीं किए हैं, वो सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है, जिससे पेनल्टी से आप बच सको। कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले जैसे आपको याद है कल हमने एग्जाम्पल लिया था कंप्लायंस चार्ट का, कि आप पूरा मैनुअल बना के रखो कौन सी कंप्लायंस हमें कब करनी है, टाइमिंग कौन करेगा, करने के बाद किसको रिपोर्ट करेगा, कहाँ पर हमें नोटिंग करनी है सारी चीजों की, वो सब। वेरिफिकेशन करो, ठीक है, कि भाई वेरीफाई करो अच्छा ये कंप्लायंस 30 अक्टूबर तक 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए थी, हो गई क्या, वेरीफाई करो। परफॉर्मेंस रिव्यूज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो एजुकेशन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में आ रहा है तो उसको नहीं पता आपकी कंपनी कैसे काम करती है, तो उसको बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो ये अपने सारे कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव्स। किसके ऑब्जेक्टिव्स, देखो कोर्सों में हमने तीन चीजें पढ़ी, डेफिनेशन सेम है, कॉम्पोनेंट्स वही पांचों क्रिम वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव्स तीन है, ऑपरेशनल, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, ठीक है। सो ये कोर्सों के अकॉर्डिंग अपने क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स। चलो अब आते हैं हम इसका जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ आईसीएस। अब देखो जो आईसीएस की लिमिटेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा जब हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर डेफिनेशन में हमने देखा था, क्या लिखा हुआ था कि आईसीएस ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस विद रिगार्ड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है रीजनेबल अश्योरेंस। उसका मतलब क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आईसीएस लगने के बाद भी हम 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते हैं फ्रॉड्स और एरर्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाएंगे। और याद है मैंने आपको वहां पे कल लिखवाया भी था ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लिमिटेशंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, आईसीएस जो है वो लिमिटेशंस क्या हम वो पढ़ रहे हैं, ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस विद रिगार्ड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो हो तो जाएंगे, 100% होंगे क्या वो हम नहीं कह सकते, रीजनेबल ही हम कह सकते हैं कि ठीक है मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों लिमिटेशन, देखो सबसे पहले लिमिटेशन अपनी क्या है, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट। देखो एक बात बताओ, कंट्रोल कौन लगा रहा है, कंट्रोल लगाने वाला पर्सन जो है वो भी तो ह्यूमन ही है। मतलब आप तो डिसाइड, जैसे आपने बोल दिया कि आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ लूंगा, आपने ये डिसाइड कर लिया, तो आपने क्या जजमेंट लगाया, आज अपन 12 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे के मान लेते हैं अपने 6 7 8 चैप्टर्स जो भी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको लगा कि आप 12 घंटे पढ़ लोगे, मान लो लाइट चली गई, ठीक है, या मान लो आप थक गए, आपसे नहीं बैठा जा रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है, फ्रेंड आ गया, किसी का कॉल आ गया, कुछ भी हो गया, सो गेस्ट आ गए, तो आपकी जजमेंट गलत हो गई ना, आपको लगा कि आज की डेट में आप मतलब पॉसिबल है आपके लिए कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, बट वो नहीं हो पाया,
तो आपने कंट्रोल लगाया, बट फिर भी क्या वो पूरा हो पाया? नहीं, क्योंकि आपका जजमेंट सही नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग आप 12 घंटे पढ़ सकते थे, बट आप नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट, कल्यूजन ऑफ पीपल। आपको याद है कल हमने एग्जाम्पल लिया था इंटरनल चेक का, जैसे ए था, ए बना रहा था जर्नल, देन बी था, बी ने बनाया लेजर, देन सी ने बनाया ट्रायल बैलेंस, डी ने बनाए फाइनेंशियल, डी और ई ने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको याद है हमने क्या कहा था कि ए की गलती है तो बी विल फाइंड आउट, बी की है तो सी विल फाइंड आउट, ऐसे करके हमने चेन बनाई थी। तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, अगर ये सबके सब लोग मिल जाए तो ये सारे ही क्या बोल दें कि ठीक है अपन सब मिल जाते हैं, 5-6 ट्रांजैक्शंस गायब कर देंगे, जितना भी पैसा बनेगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताओ, चारों मिल गए, पांचों मिल गए। तो कल्यूजन ऑफ पीपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो यहाँ पे इस केस में क्या बोला कि जब जो लोग हैं वो आपस में मिलकर फ्रॉड करेंगे, तो आप कितना ही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर लो, मिल गए तो फ्रॉड तो हो ही सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना ओवर राइडिंग ऑफ आईसीएस बाय मैनेजमेंट देमसेल्फ। जिसने कंट्रोल बनाया वो ही तो ब्रेक कर सकता है ना। जैसे आपने बोला आपको 12 घंटे पढ़ना है, खुद ही डिसाइड करा, नहीं पढ़ा जा रहा, 12 का आपने कम करके 4 घंटे कर दिया, खुद ही नहीं मान रहे। रोज लिखते हो 8 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो तुमने कंट्रोल बनाया, तुम ही नहीं मान रहे। ठीक है, सो यानी कि जो कंट्रोल बना रहा है वही। अब मैनेजमेंट की बात सोचो, मैनेजमेंट नहीं बनाया है, मैनेजमेंट खुद ही नहीं मान रहे। टाइमिंग डिसाइड किया, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है सबका, सब खुद ही कितने बजे आ रहे हैं? 10 बजे। अब तुम खुद 10 बजे आ रहे हो और लोग आ रहे हो, तुम उनको कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रहे, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो बता नहीं रहे, ठीक है 10 आ रहा है, कोई 11 आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हर बंदा अपने अकॉर्डिंग ही आएगा ना फिर। तो कंट्रोल लगाने के बाद भी हम कह सकते हैं कंट्रोल बना दिया, बट ओवर कर रहे हो। मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे। खुद ही नहीं मान रहे तो एम्प्लॉय कैसे मानेगा? नेक्स्ट, अब्यूज या मिसयूज। जैसे हमने कहा था कि अथॉरिटी देनी है, पावर देनी है, तो अथॉरिटी आप जब दोगे तो अथॉरिटी दी है, या तो बंदा उसका सही तरीके से यूज करेगा या फिर मिसयूज करेगा। वो अपनी पावर, जैसे मान लो हमने कंपनी के, जैसे तुमने सुना होगा असेट्स वगैरह, जैसे लैपटॉप हो गया, कंपनी की कार हो गई, हम देते हैं लोगों को, बट वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसको। या हमने किसी बंदे को कैश दे दिया कि आप डिपॉजिट कर दो बैंक में, वो डिपॉजिट नहीं कर रहा, उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करके 3 दिन बाद डिपॉजिट कर पाए। सो ये सब चीजें क्या हो गया? पावर का मिसयूज करना। अच्छा, पावर में आप क्या कर सकते हो? मिसयूज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में नेग्लिजेंट हो, लापरवाही कर रहे हो, टाइम से काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो नेग्लिजेंस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन एरर, गलती तो हो ही सकती है भाई, इंसान है, कितने ही कंट्रोल लगा लो। गलती से आप मान लो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आता है, कभी कभी मान लो हो गया कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ह्यूमन है तो एरर होने के चांसेस तो होते ही होते हैं, मैडम भगवान नहीं बन जाते क्या हम? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल्स। देखो कंट्रोल, अच्छा कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है, जैसे मान लो एक एग्जांपल सुनो, कोई कंपनी है, और वो जो कंपनी है वो कंपनी का हम लोग मान लेते हैं कि एनुअल जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का है। उसने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो लगा रखे हैं मान लो 5 करोड़ के। कोई सेंस वाली बात है? मान लो आपका एक छोटा सा घर है, ठीक है, और उसमें आपने गोल्ड की मान लो कुछ चीज या बिस्किट है या कोई बैंगल ज्वेलरी वगैरह रख रखी है। वो जो गोल्ड की आपने ज्वेलरी रखी है उसकी वैल्यू लेट से 5000 रुपीज है। आप कहीं बाहर गए और आपने एक बंदा पॉइंट किया कि भाई 5 दिन के लिए तू ध्यान रख लेना, और आपने उस पर्सन को पेमेंट किया 50,000 रुपीज का 5 दिन के लिए। क्या ये कोई सेंस वाली बात है? 5,000 की चीज के लिए आपने कितने का पर्सन रख लिया? 50,000 रुपए का। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कंट्रोल आपने लगाया, बट कंट्रोल लगाने की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? सो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, हमारे कंट्रोल लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जितना बेनिफिट नहीं हो रहा उससे ज्यादा कॉस्ट आ रही है, तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं है फिर, ठीक है। और लास्ट क्या बोला? टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग हैं, जैसे हमने सेग्रीगेट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, 3-3 बार हम चेक्स कर रहे हैं, सो ऑब्वियस है कंट्रोल लगाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। सो ये सारे लिमिटेशंस है, और हम कह सकते हैं ये सारी लिमिटेशंस की वजह से क्या हो रहा है, आईसीएस हमें अश्योरेंस दे रहा है बट नॉट एब्सोल्यूट। तो कौन सी दे रहा है? रीजनेबल। सो जब भी आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आईसीएस प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट, कमेंट, ये क्वेश्चन आया। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन
आपका लेट्स से 7 मार्क्स का आ गया, अब आप क्या लिख के आओगे? तो आपको इसको कैसे एलैबोरेट करना होगा, क्योंकि हमें तो पता है हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यस है, पर आपसे उस क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है ना कि आप बताओ कि यस है या नो है। मैंने, आप देखो क्वेश्चन, आप एक्चुअल में क्वेश्चन करना, सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन है ICS provides reasonable assurance and not absolute. कमेंट। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? आपको पता है सारे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो 7-7 मार्क्स ईच होते हैं। सो अब ये इतना सा क्वेश्चन है, कमेंट करना है 7 मार्क्स। अब देखो इस क्वेश्चन में ये आपको खुद ही आंसर दे रहा है, इसने आपसे पूछा नहीं है, इसने आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ रीजनेबल दे रहा है कि एब्सोल्यूट दे रहा है। ये आपसे पूछ रहा है, सॉरी, ये आपको बता रहा है कि ICS रीजनेबल दे रहा है, पूछ नहीं रहा है। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम यहाँ पे क्या ये लिख के आ जाओगे यस ICS हमें रीजनेबल देता है? अरे वो तो उसने खुद ने बोल दिया। तुमको कमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, इलैबोरेट करना होता है, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे कि कैसे। तो कैसे, अभी हमने जो ऊपर टॉपिक पढ़ा, देखो अब क्या होता है कि हम बहुत बार भूल जाते हैं, हमें बस डेफिनेशन याद आती है कि अच्छा हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि रीजनेबल देता है, हमें ये नहीं याद आता अच्छा हमने उससे कनेक्टेड एक और टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, लिमिटेशंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ICS का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी होगी। देन आपको ये लाइन लिखनी होगी कि यस ICS प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। देन आपको लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिमिटेशन हमने एक एक लाइन में, मतलब एक एक लाइन भी नहीं है, बेसिकली हेडिंग्स है, तो अब आप उसको एक दो लाइंस बना लो। इंग्लिश तो सबको आती ही है, सो हम थोड़ा बहुत एलैबोरेट तो कर ही सकते हैं ना, ताकि थोड़ा सा अपना आंसर प्रेजेंटेबल लगे। तो आप सब लोग ये ट्राई करना, और मुझे आप क्या करना, ये जो भी आप आंसर लिखोगे इसके फोटो स्कैन करके जो नीचे आपको नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे वो फोटो शेयर कर सकते हो, और मैं आपको मतलब वहीं पे चेक करके जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं आपको वहीं पे रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए। सो ये क्वेश्चन जो है इसको आप करो, और जो भी करता है सभी करो, ट्राई करो कि सब लोग ही करो, और जो भी कर रहा है वो आप मुझे PDF बना के या फोटो क्लिक करके जैसे भी है आप उस नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप। चलो, सो ये अपना आज ICS वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में मतलब एक्चुअली जो अपना मॉड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। देखो मॉड्यूल में क्या कर रखा है आपका, बहुत सब कुछ है ना, मिक्स कर रखा है। तो जो भी मिक्स कर रखा है हमने उसके अलग अलग चैप्टर्स बनाए। सो इंटरनल कंट्रोल का ये चैप्टर हो गया। अब इसका हम जो सेकंड है, मतलब सेकंड टॉपिक इंटरनल ऑडिट है, उसको हम एक अलग से चैप्टर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। मतलब है वही कंटेंट जो आपका मॉड्यूल में है, बट हमने क्या करा है उसको मतलब टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना दिए, जिससे आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल ऑडिट वो हम लोग बिगिन करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।